डियर स्टूडेंट, आप लोगों का इधर देख रहे हैं, हम लोग क्लास को चैप्टर बाय चैप्टर लेके आ रहे हैं और ये 10 क्लास का चैप्टर है। कौन सा क्लास का? 10 क्लास का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं और इनसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्लास का चैप्टर हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये 10 क्लास का चैप्टर है, इतिहास का चैप्टर है, अध्यायवार। अध्यायवार का मतलब लगातार चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और समाधान में हम MCQ पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? MCQ। MCQ का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एक सवाल आपके दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें टिक लगाना होता है और हम अध्यायवार एकदम लाइन बाय लाइन से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये है आपका यूरोप। क्या है? यूरोप। और पहला चैप्टर का नाम क्या है पहले उसको देख लेते हैं। आपके 10 क्लास का पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है भाई? यूरोप में राष्ट्रवाद। अध्याय जो है 1 पार्ट 1 जो है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कहें नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले भारत पूरे समाज में, पूरे विश्व में बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जागी थी? तो यूरोप में जागी थी। यूरोप क्या है भाई? तो यूरोप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका यूरोप। आप यूरोप में देखेंगे तो पूरे विश्व में आप जानते होंगे कि यह 7 महादेश हैं। कितने महादेश है? 7। अब बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप तो MCQ की बात की। थोड़ा सा समझ लेना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब समझ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आसान। ठीक है, तो यूरोप जो है, यूरोप में तो 7 कितने महादेश है? 7 महादेश। जैसे एशिया में हम लोग रहते हैं, हम भारत के निवासी हैं, तो कौन से महादेश में? एशिया महादेश में। और एशिया महादेश में जो देशों की संख्या 48, उसमें से देश पड़ता है हमारा एक भारत। उसी तरीके से यूरोप में देशों की संख्या जो कुल है 44, यानी 44 का मतलब कितना? 44 का मतलब होता है 44। एशिया में कितने? आपके 48 देश हैं। जबकि यूरोप में बात करेंगे, यूरोप में बात करेंगे, यूरोप में तो यूरोप में जो हैं, ठीक है, यूरोप में इधर इसको ख़त्म कर लेते हैं। यूरोप में बात करेंगे तो यूरोप में देशों की संख्या कितनी है? तो आपके होंगे 44। उसी में सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रांस में, यूरोप में जो देश हैं जैसे इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, ये सब कहाँ है? यूरोप में। तो यूरोप में, फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागी। यह राष्ट्रवाद क्या होता है वह हम लोग अपने चैप्टर में पढ़े हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम MCQ करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये है नेपोलियन बोनापार्ट। ये कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट, जो क्रांतिकारियों का पुत्र भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? पुत्र कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसका जन्म जो हुआ था आप जानेंगे 15 अगस्त, ठीक है, 1769। यानी कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1769 में, जबकि मृत्यु इसकी हुई थी 1821 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। इधर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आइए हम पहला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बिटा लेते हैं, ले लेते हैं थोड़ा सा इधर बिटाने वाला। ठीक है, इधर थोड़ा सा हम कटिंग कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण कब हुआ था? पहले हम इसको देखते हैं कि भाई जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था किसने? तो जर्मनी राइन राज्य के निर्माण की बात करेंगे तो 1806 ईस्वी में जर्मनी राइन राज्य का निर्माण होता है। और करने वाला व्यक्ति कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए जर्मनी राइन राज्य की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। अगर जर्मनी की राजधानी पूछी जाएगी तो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। कहाँ थी? बर्लिन। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जबकि इटली की राजधानी पूछी जाए, इटली की राजधानी जो पूछी जाएगी तो इसकी राजधानी थी रोम। कहाँ थी? रोम। यहाँ तक याद रखना है। आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारी
इसमें सब चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है? आप पूरा वीडियो को देखिएगा तब ना समझ में आएगा, थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो समझ में थोड़ी ना आने वाला है। पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर आपके पूरे दिए जाएंगे। लिखा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किस वंश की स्थापना की गई थी? तो ये था बुर्बो वंश की। कौन सी? बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, फ्रांस में जो वियना कांग्रेस जो होती है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आप लोगों को पता होगा कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन होता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट की समाप्ति हो जाती है 1814 ईस्वी में। कार्यकाल नेपोलियन बोनापार्ट की कार्यकाल कब समाप्ति होती है? याद रखेंगे 1814 में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। जबकि इसका कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1814 ईस्वी में। और उसके बाद जो आता है मेटरनिक, और मेटरनिक के ही नेतृत्व में जो ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। कौन? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। उसी के नेतृत्व में वियना सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बुर्बो वंश, यानी सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है मेजनी का संबंध, जो मेजनी है उसका संबंध, ठीक है, इधर देख लेते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी था वह कौन से संगठन से संबंधित था? तो वह कार्बोनरी दल से संबंधित था। कार्बोनरी दल को गुप्त दल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दल? गुप्त दल। यहाँ पर कार्बोनरी न देकर गुप्त दल भी देगा तो आपको ऑप्शन में टिक लगा लेना है। ठीक है, गुप्त दल को ही कार्बोनरी दल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1820 में होती है। कब होती है? 1820 में। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप ध्यान रखिएगा तब न समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो आप एक बार बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, ये कार्बोनरी दल को कौन से दल के नाम से जाना जाता है? गुप्त दल के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब होती है? 1820 में होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट, उसको कहा जाता है स्मार्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। लिखा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी अगर बात करेंगे, इसकी अगर मैप को देख लें, थोड़ा सा अगर मैप देखा जाए तो आप देखिएगा इस तरीके से, ये जो था आपका फ्रांस और इधर था इटली का देश, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया और ये था। कहने का मतलब इटली और फ्रांस के बीच में जो था वह ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या करता था? ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि जर्मनी को भी अपने कब्जे में ले लें और इटली को भी अपने कब्जे में ले लें। इसका विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई समस्याएं हैं तो आप बताइएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली जर्मनी किस महादेश में आता है? तो यूरोप में। किस में आता है? यूरोप में। किस में आता है? यूरोप में। हमने बताया कि इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो वर्लिंग है। कहाँ है? वर्ली। कहाँ है जर्मनी की राजधानी? वर्ली है। ठीक है, एगो सर जी बोल रहा है कि सर जी लिख दीजिए। अच्छे लिख देते हैं। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, आप इधर देखिए, इधर। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके समक्ष बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, साधारण, इसको छोड़ के मत जाइए। देखिए पहले क्वेश्चन को। लिखा है क्या क्वेश्चन कि काउंट काबूर, ठीक है, को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट काबूर जो था, ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर जो एमेनुएल था, इसने क्या किया था कि इसे प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। यहाँ पर दिया है सेनापति क्या फ्रांस का राजदूत, क्या गृह मंत्री था? नहीं, क्या था भाई? यह प्रधानमंत्री। ये विक्टर एमेनुएल ने क्या किया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि काउंट काबूर जो था ना, यह राजनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। कूटनीतिक का मतलब कि जो बतियाने में अच्छा होता है,
बतियाने में आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है गांव में तो कोई राजनीति बतियाता है, जो बतियाने में अच्छा होता है तो उसको पहले अपने ओर रखते हैं, ये मेरी ओर रहिएगा। तो वो काउंट का बोर्ड जो था राजनीतिक था, कुटुर नीतिक था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर, बड़ी बार पूछा गया, बहुत बार लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में जो 10 क्लास के एकदम गर्दा आता है और मचा के आप चले आते हैं। गैरीवाल्डी पीएससी से क्या था? गैरीवाल्डी पीएससी से क्या था? क्या सिपाही था, क्या किसान था, क्या जमींदार था, या नाविक था? तो लिखा गया है, पढ़े होंगे कि गैरीवाल्डी पीएससी से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। क्या था? नाविक था, ठीक है। और दक्षिण भारत के इटलीकरण में इन्होंने इटलीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली को एकीकरण में दक्षिण भारत के जो इटली क्षेत्र था उसको एकीकरण करने में बहुत ही भूमिका निभाई। और गैरीवाल्डी की प्रशंसा हमारे भारत के लाला लाजपत राय ने भी अपनी किताबों में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, और भारत भी इनकी चर्चा देखने को मिलती है। बात समझ में आई? कोई समस्याएं हैं? इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है, आप समझिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्या क्रांतिकारियों की संस्था थी? क्या व्यापारियों की संस्था थी? क्या विद्वानों की संस्था थी? या पादरियों सामंतों की ये संस्था थी? तो ये जो थी जालवेरिन, यह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। तो ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा, एकदम सिंपल, बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी इज द राइट आंसर। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन है कि रक्त और लौह का, ठीक है, नीति का अवलंबन किसने किया था? ये रक्त और लौह क्या है? तो ये जो था बिस्मार्क, ये किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क की बात करेंगे, बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क की बात करेंगे तो जब यह, ठीक है, ये प्रासा का क्या था? चांसलर था, याद रखेंगे, प्रासा का, ठीक है। प्रासा का चांसलर कौन था? ये बिस्मार्क था। जबकि ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछा जाएगा तो वह था आपका मेटरनिख, याद रखेंगे। प्रासा का चांसलर कौन? बिस्मार्क। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जब यह जानता था कि हमें अपने जर्मनी राज्य को एक में करना होगा तो हमें सेना की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सेना की। इसलिए लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। कितना क्वेश्चन? ये 8वां क्वेश्चन था, ये 9वां क्वेश्चन। बहुत ही फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? लिखा है 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। इस संधि के दौरान क्या हुआ भैया? जब संधि हुई तो राज्य का एकीकरण कर दिया गया, ठीक है। और जर्मनी और इटली का एकीकरण 1871 में ही हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना। कहा सर दोनों एक के साथ? जी, लगभग एक ही साल में जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। हमने बताया कि जर्मनी की राजधानी कहाँ थी? वर्ली। जबकि इटली की राजधानी कहाँ थी? तो रोम। इस बात को याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। पूरा देखिए वीडियो को, देखिए बहुत सुंदर। लिखा है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? हमने कई बार बताया कि ऑस्ट्रिया का क्या था भैया? चांसलर। ऑस्ट्रिया का यह क्या था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था भैया? यह चांसलर था, ना कि सेनापति, ना कि कृषि मंत्री, ना कि किसान। यह क्या था? चांसलर। जबकि हमने बताया कि प्रासा की बात करेंगे, प्रासा का जो चांसलर था वह था बिस्मार्क, जिसने लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ये आपके समक्ष 11वां क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से कौन क्रांति का पुत्र कहे जाते हैं? माने कौन से क्रांति का? हमने पहले शुरुआत में बोला कि क्रांति के पुत्र किसको कहा जाता है?
तो नेपोलियन को, किसको? नेपोलियन को। क्योंकि नेपोलियन ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया कि जर्मनी और इटली को एकीकरण किया था। क्या किया था? एकीकरण से वह कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे हम छू लिए कि देखिए ये छू लिए, तो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष मतलब छुए नहीं, मतलब बुझा गया कि हम छू लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था, जिसे क्रांति का पुत्र कहा जाता है। किसको? नेपोलियन को। ऑप्शन इज द ए इज द आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि पोलैंड की क्रांति हुई थी। पोलैंड की जो क्रांति हुई थी यह कब हुई थी? तो यह पोलैंड में क्रांति हुई थी 1830 में। ठीक है, जैसे जुलाई 1830 की क्रांति देखते हैं, हम लोग पढ़े थे जुलाई 1830 की क्रांति, फ्रांस में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पोलैंड में भी क्रांति होती है 1830 में। याद रखेंगे। ऑप्शन इज द वन करेक्ट आंसर, ए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहाँ पर बात करेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वह 1924 में हुई थी। याद रखेंगे। जबकि हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1921 ईस्वी में हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है, समस्या? अरे भैया पूरा देखिए वीडियो को, इधर देखिए। हाँ, बहुत सुंदर झकास क्वेश्चन के साथ आइए। यूरोप का, ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या फ्रांस को कहा जाता है, क्या ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्या तुर्की को कहा जाता है, या ब्रिटेन को कहा जाता है? तो भैया यह तुर्की को कहा जाता है। क्यों? तुर्की को क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुर्की का जो क्षेत्र था, अब तुर्की का जब क्षेत्र देखिएगा, तुर्की का आप जानते हैं कि एशिया, ठीक है, और ये जो था एशिया का ये पूरा जो क्षेत्र था, आप देखिएगा एशिया का ये आपका हो गया, ये आपका इधर थोड़ा सा बना देते हैं, और ये आपका बहुत ही सुंदर झकास क्वेश्चन के साथ, और ये ठीक है, देखिए इधर बना दिए, ये आपका एशिया है। ठीक है, एशिया है, क्या है? एशिया। थोड़ा सा मैं इधर बड़ा कर लें, एशिया है, और ये आपका यूरोप है। क्या है? यूरोप। और यहाँ पर तुर्की पड़ता है। तुर्की जो है, कहने का मतलब ये एशिया का भी हिस्सा है और यूरोप का हिस्सा है, जिसके चलते यह मरीज किसको कहा जाता है? यूरोपों का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। और एशिया के कुछ क्षेत्र और यूरोप के कुछ क्षेत्र को मिलाकर यूरेशिया का नाम दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लिखा है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? यह जब जानते हैं कि 1848 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1948 ये हो नहीं सकता, हटाइए। लिखा है 1848 में, ये भी 1848 में, ये भी 1848, लेकिन मई, जून और मार्च में। कब पतन हुआ था? पतन का मतलब समाप्त हो गया था, तो ये हुआ था मार्च 1848 में। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा, तो या तुर्की दिया होगा, तुर्की, तो तुर्की को लगा लेंगे। बहुत ही झकास क्वेश्चन के साथ हम बात करते हैं। ये आपके समक्ष बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लिखा है, यूरोपीय सभ्यता का
पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना जो है वो किसे कहा जाता है? तो यूनानों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया, थोड़ा सा समझते हैं। यूनानों में बहुत ही कला प्रचलित था, इसलिए क्या किया कि यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा गया। कला सभ्यता, वहाँ पर बहुत सारी कलाकारी जो है यूनान में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आप किताब को पढ़िएगा ना, बड़ा मजा देगा, बहुत ही आसान। फिर वही क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन ये टाइप हो गया है, ये टाइप करने वाला कर दिया। फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके समक्ष यही बात दिया है कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? हमने बताया था बिस्मार्क को। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी फास्ट करते हैं। ये आपका रहा 19वां क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम था मेजनी। क्या नाम था? मेजनी। कौन था? मेजनी जो था यंग यूरोप की स्थापना करता है, और यंग इटली की स्थापना भी मेजनी करता है। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर आ गया, बहुत देखिए क्वेश्चन बोले थे वही आ गया। लिखा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो वह था मेजनी। आपका सी इज द करेक्ट आंसर। हमने कई बार बताया भैया। यहाँ देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि लाल कुर्ती, यह कई बार पूछा गया कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन करने वाला वो व्यक्ति था गैरीवाल्डी। कौन था? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और इसका चर्चा भारतीय व्यक्ति ने किसने किया है? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। बस अब बहुत ही 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए जल्दी। लिखा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आप जानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो ये घटना से माना जाता है। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जल्दी बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? जो यूनान जो था उसको स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो वो 1832 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी आगे बात करते हैं। जल्दी देखते हैं लोगों का कमेंट। सर जी बहुत जल्दी देर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा भाई देखिए यहाँ पर लिखा है काउंट काबूर की जगह पर काउंट कार लिखा गया है, तो इसको लिखेंगे काउंट काबूर, ठीक है। ठीक है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये बात ध्यान रखेंगे। काउंट काबूर की मृत्यु आपकी किताब में दिया है बबुआ 1862 ईस्वी में, लेकिन आप एनसीईआरटी का बुक बेटा जी पढ़िएगा तो आपके दिया है 1861 ईस्वी में। लेकिन लगाएंगे किसको सर? तो आपके बार एग्जाम में पूछे गए हैं 1862, तो 1862 को ही टिक लगाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आया है और उसी को हमारे भाई बिहार सरकार द्वारा सही मान लिया गया है। तो आप लिखाएंगे कितना? 1862। आपके किताब में भी दिया है 1862। ये मत कहिएगा कि मास्टर साहब गलती पढ़ा रहा है। मास्टर साहब गलती नहीं पढ़ा रहा, बट 1862 दिया है किताब में, लेकिन एनसीईआरटी बुक निकालिएगा बबुआ तो उसमें 61 दिया है कहीं, तो अब उसको मिनिमाइज कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या आप बता दीजिएगा, ऐसा कोई पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई कह रहा है कि सर जी हम कौन याद करेंगे? तो 1862 याद करना, ठीक है। 62 याद करना ही मत भूलना कि कौन याद करेंगे, अरे यही याद करना है। देखो जल्दी लिखा है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? अभी हमने बताया कि जर्मनी हो और चाहे इटली हो, दोनों का वर्ष कब? 1871 में हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन, एकदम सुंदर क्वेश्चन, एकदम सुंदर। आइए, लिखा है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो हमने देखा भैया कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी खत्म कर रहे हैं। लिखा है कि सेडेनिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सेडेनिया का युद्ध हुआ था आप भली भांति जानते हैं,
फ्रांस और प्रासा के बीच सेडेनिया का युद्ध होता है। और इसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ी क्वेश्चन है इसमें काता जी, ना 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 बहुत क्वेश्चन नहीं, बहुत कम क्वेश्चन बचा है। देखिए इधर देखिए, लिखा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो हमने बताया था कि जर्मनी का एकीकरण किसके संधि द्वारा, तो यह संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि दिया है का जी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो आप देखेंगे ठीक है 1700 यहाँ पर कहीं कहीं 70 देगा और कहीं कहीं बबुआ जी 71 दे देता है। क्या दे देता है, 71। सर जी कौन लगाएंगे, अरे बबुआ कौनो लगा देना तुम, ठीक है क्या लगा देना 1771, ठीक है। तो यहाँ पर कब हुआ था बबुआ, तो किसके किसके, ये किसके द्वारा, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, बूढ़ा आदमी क्या लगाता है, पेस्ट नहीं लगाता है, तो बूढ़ा पेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगी, बूढ़ा पेस्ट। कहाँ, बूढ़ा पेस्ट। आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाँ अब आया एकदम खतरनाक क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम सुंदर। देखिए क्वेश्चन को, लिखा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। अरे भैया कहाँ का था, ये जो था यह फ्रांस का था। और लुई फिलिप ने क्या किया, अपने खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, कहा कि बनिए बनिए भैया। कब, 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, किसको, किसने, लुई फिलिप ने। लुई फिलिप उदारवादी शासक लेकिन महत्वाकांक्षी शासक भी था। कैसा शासक था, महत्वाकांक्षी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, आ गया आ गया आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये आपका हुआ था एस्टेरिया और प्रासा के बीच। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, यहाँ पर आ गया एकदम, देखिए सुंदर क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आप फ्रैंकफर्ट की संधि, एक बोल रहा है सर जी कमेंट करा, सर जी सर जी सर जी क्या हो, अरे सर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, अरे भैया लिख लो भैया, जल्दी जल्दी लिख लो। कब कब हुआ था, 1800 1700 नहीं लिखना, उसमें लिखना 1871 में। कब, 1871 में, 1871 में, 1871, ठीक। अब कंप्लीट, कोई दिक्कत, हाँ फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में आपकी किताब में दिया है, ठीक है। गलती सलती मत करना जी, ठीक है। इधर हो गया कि सेडेनिया का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1870 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यही तो क्वेश्चन में दिया है एकदम बढ़िया, एकदम झकास क्वेश्चन। लिखा है कि 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भैया सेडान में। कहाँ हुआ था, सेडान में। ऑप्शन आपका जो ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन हमने बताया था 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष किसने की थी, तो मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी, तो वियना। ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। अरे आइए गया आइए गया आइए गया क्वेश्चन, आइए गया। वियना किस देश की राजधानी थी, तो वियना जो थी हमने अभी तुरंत बताया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी, वियना। आपकी ऑप्शन एकदम आ गया, एकदम सुंदर क्वेश्चन, एकदम सुंदर, एकदम सुंदर। यहाँ पर लिखा है क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसमें दिया है 1800, आपके किताब में देखिएगा तो 1853 से 1854 में दिया है, ठीक है। 1854 में, 1853 से 1854 में आपके किताब में दिया है। तो इसमें 1853 है ये नहीं है, तो भैया किसको लगाएंगे, 1854 को। ऑप्शन आपका ये जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्रीमिया युद्ध, ठीक है। आइए इधर देखते हैं, एकदम खतरनाक क्वेश्चन के साथ आते हैं। लिखा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक जो व्यवस्था किया था उसका उद्देश्य क्या था, वह क्या ही चाहता था। मेटरनिक अपनी व्यवस्था को लागू करना, वह चाहता था कि पुरातन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना चाहता था। जो पुरानी व्यवस्था थी, जो राजा की व्यवस्था थी, निरंकुश शासक तो राज व्यवस्था को यह चाहता था कि फिर पुनः स्थापित किया जाए। राज व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का यह प्रयास करता है कौन, मेटरनिक, यानी पुरातत्व व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहता था। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। लास्टवा क्वेश्चन एकदम आ गया, एकदम सुंदर, एकदम लास्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और है का, तो
बस 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 एगो क्वेश्चन, बस बस, भागिए मत भागिए मत भागिए मत। देख लीजिए, देखिए लिखा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। अब ये तुरंत बताएं कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। मेटरनिक था। मेटरनिक, ऑप्शन डी, डी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। नेपोलियन जब करता है तो अपनी संहिता लागू करता है, कब लागू करता है, 1804 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन इज द समाप्त आंसर, समाप्त हो गया। अब आ जाएंगे ये दूसरा अध्याय, समाजवाद और समयवाद। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करें और हमारे गोल करेक्ट के साथ जुड़ें। और हमारे गोल करेक्ट पर सारे विषय के वीडियो आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। 10 क्लास का भी धड़ाधड़ चल रहा है, 1 महीना के अंदर आपके सारे वीडियो आपको धड़ाधड़ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है कमेंट करें। 11 क्लास का भी मिलेंगे, 12 बोल रहे सर जी 12 का मिलेगा। जी जी 12 के आर्ट और साइंस दोनों के मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। जी कमेंट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप आए हैं तो लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। अपने पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।